नमस्कार, आप सुन रहे हैं 615 पूर्वांचल हॉस्टल। एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओह वाओ, वेलकम टू द जेएनयू। थैंक्स भैया, मैं थोड़ा गंगा होके आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ। शेखर तेजी से बाहर निकला और सीढ़ी उतरते उतरते प्रदीप दूसरी तरफ फ़ोन पर था। हाँ बे, रेडी हो गए? प्रदीप ने पूछा। अबे हाँ, जल्दी आओ, मस्त एक बात बताना है। शेखर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और इंतज़ार करना उसे हो नहीं रहा था। वह उल्टी दिशा में प्रदीप से मिलने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद प्रदीप दूसरी दिशा से आता दिखा। कुछ ऐसा था ही प्रदीप के आकार में कि उसे दूर से पहचाना जा सकता था। बड़ा सिर, थोड़ी सी तोंद, उतने जितने से बौद्धिक लगे, धीमे धीमे मस्त कदमों से चलने का तरीका और चलते चलते पीछे धुआं छोड़ना। शेखर के दिमाग में अचानक ही ट्रेन का चित्र उभरा। प्रदीप के पास पहुंचते ही उसने चहक कर कहा, और मालगाड़ी कहाँ जा रहे हो? अबे हट साले, ये क्या नाम है? अबे यही नाम रहेगा तुम्हारा, मालगाड़ी। हम तो जेएनयू में यही कहेंगे। तुम मालगाड़ी जैसे चलते हो आराम से और धुआं भी पीछे छोड़ते रहते हो, तो पुराने समय की मालगाड़ी जैसे ही तो हो। लात खाओगे साले। बात बताओ। अबे आज मैं रूम पे गया तो दरवाजे अंदर से बंद था। हम नॉक किए तब खुला। अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी राजेश भैया के साथ। अबे तो उससे क्या हुआ, गर्लफ्रेंड होगी? पता नहीं, लेकिन मैं बहुत सुंदर थी और पता है कितनी सुंदर आंखें थी। शेखर अभी भी उन आंखों को भूल नहीं पाया था। अच्छा, आंखें सुंदर थी, चल रूम पर चलते हैं, किसी बहाने से देख भी लेंगे। प्रदीप ने चुहल की। थोड़ी ही देर में दोनों राजेश के रूम के बाहर खड़े थे। शेखर के नॉक करते ही दरवाज़ा खुल गया। क्या हुआ? भैया एक रीडिंग छूट गया था, फोटोकॉपी कराना था, कहते हुए शेखर तेजी से कमरे में घुसा और हाथ में जो भी पहला रीडिंग आया उसे लेकर उतनी ही तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। दोनों दोस्त तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे और फिर जोर जोर से हंसने लगे। अबे सही में बहुत सुंदर है, प्रदीप ने हंसते हंसते कहा। दोनों इस बारे में चर्चा करते हुए केसी चले गए। सब कुछ स्वप्न सरीखा लग रहा था शेखर को। एक नामी संस्थान का ठप्पा, बौद्धिक माहौल, देश की राजधानी की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक रहने की सस्ती व्यवस्था और सीखने करने के लिए ढेर सारी चीज़ें। हॉस्टल अलॉटमेंट की तीसरी लिस्ट आई थी। शेखर को पेरियार हॉस्टल अलॉट किया गया। शेखर को खुशी हुई कि अब टीआर के रूम में समय नहीं काटना पड़ेगा और ना ही देर तक लाइब्रेरी से लगायत इस ढाबे से उस ढाबे तक भटकते रहना होगा। दिखाए गए 3-4 कमरों में से ग्राउंड फ्लोर के कोने के रूम नंबर 107 को पसंद किया शेखर ने। केयर टेकर ने सलाह दी कि पढ़ने के लिए ये कमरा अच्छा है और शेखर को लगा कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने से वो बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने से भी बच जाएगा। इसलिए चुपचाप सामान उठाकर आ गया इस कमरे में। कमरा 2 लोगों के लिए रहने के लिए पर्याप्त बड़ा था। 2 दरवाजे, एक मेन दरवाज़ा, दूसरा बालकनी से लगा हुआ, एक लकड़ी की दरवाजे वाली अलमारी, दीवार में फिक्स लकड़ी के 2 खाने वाली बुक शेल्फ, 2 कुर्सी, 2 मेज और 2 तख्त। बेडशीट और गद्दे की ज़रूरत समझ में आई शेखर को। कमरे का रंग फीका पड़ चुका था और एडिसन चचा के टाइम से चले आ रहे 100 वाट के बल्ब पर भी धुंध सी जमी हुई थी। ट्यूबलाइट थी तो ज़रूर, पर वो भी शायद जल कर थक चुकी थी और अब बदलाव चाहती थी। शेखर ने थोड़ा निराश होते हुए पीछे का दरवाज़ा खोला तो बालकनी से होते हुए पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। बालकनी में काफ़ी जगह थी और पिछले ज़माने की एक आराम कुर्सी थी। लोहे के फ्रेम से बनी और प्लास्टिक से बुनी कुर्सी की पीठ का झुकाव पीछे की तरफ ज़्यादा था। शेखर को पूरे कमरे में से
एक हिस्सा अपना कोना टाइप लगा, एकदम पर्सनल टाइप, जहाँ थोड़ी देर चैन से बैठा जा सके। शाम को आराम से यहाँ बालकनी में बैठने का सुख और बालकनी में बैठकर चाय पीने का सुख, कुछ सुख आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भारी उमस वाली गर्मी की एक शाम में जो आप बाहर खुले आसमान के नीचे कहीं किसी हरी भरी जगह बैठ के बिताते हैं, या अचानक ही दिमाग में बहुत सी धुंध भर जाने पर एक कप चाय पीने का सुख, या घनी धुंध से घिरे पहाड़ी रास्ते पर धुंध और गहराने पर भी ऊपर चढ़ते जाने का सुख, आप हर ऐसे सुख के साथ एक कष्टदायक दुनिया से मुक्ति पा रहे होते हैं। इसके बाद शेखर बैठकर कमरे में ही रोज़मर्रा के सामानों की लिस्ट बनाने लगा। साबुन, पेस्ट, हेयर ऑयल, फेस वॉश। तभी दरवाज़ा तो केयर टेकर ही था। 12:30 बजे से 2 बजे तक लंच मिलता है, शायद भूल गया था बताना केयर टेकर। शेखर ने थैंक यू कहने के बाद घड़ी पर नज़र डाली तो 1:30 बज गए थे। वह कमरे में ताला लगाकर मेस के लिए निकल गया। अन्य हॉस्टल से अलग पेरियार हॉस्टल में मेस टेबल पर बैठने का अलग सिस्टम है। शेखर को टेबल पॉलिटिक्स समझने में थोड़ा टाइम लगा। मेस के बड़े हॉल में लंबी बेंच और मेज लगी थी, इतनी बड़ी कि एक साथ आमने सामने बैठकर 50 से 60 लोग खा सके। ऐसी 2 बेंच और मेज के सेट दाईं और बाईं तरफ लगे थे। एक सेट बीच में, दाएं और बाएं में अन्य लड़कों के अतिरिक्त 2 विपरीत ध्रुवी विचारधारा के बाबा लोग बैठकर खाते कम थे और जेएनयू में दाखिल नए रंग रूटों को ज्ञान ज़्यादा देते थे। इस बीच यदि दूसरी साइड का कोई बाबा जगह न मिलने की मजबूरी में इस तरफ आ गया तो उसकी ऐसी खिंचाई होती थी जैसे वो खुद पार्टी हाई कमांड हो और उसकी पार्टी के सारे सही गलत फैसले उसी के लिए हों। कई बार जब ये विचारधारा आधारित डिबेट मेस में किसी सार्थक परिणाम तक नहीं पहुंचती थी तो वो वीकेंड दारू पार्टियों में ही अंतिम निर्णय लिया जाता था। ये पार्टियां अक्सर भोर तक चलती, बिना किसी तोड़फोड़ के और बिना किसी लड़ाई के। हॉस्टल के एक प्रसिद्ध बाबा के शब्दों में, दुनिया भर के सभी आइडियोलॉजिकल युद्ध अल्कोहल में डिसॉल्व करके ही रोके जा सकते हैं। बीच वाली मेज पर कई अन्य विचारधाराओं और ढेर सारे जीवन दर्शन के प्रतिनिधि खाते थे। इसके अलावा इस मेज पर हमेशा से कुछ यूपीएससी की गहन तैयारी करने वाले लोग, देर रात तक कॉमन रूम में टीवी देखने वाले लोग और साथ में पार्टी करने वाले अखिल भारतीय बेवड़ा सभा के लोग बैठते रहते हैं। अखिल भारतीय बेवड़ा सभा के सदस्य भारत के सभी प्रांतों में ताल्लुक़ रखते थे। इनमें एक कॉमन बात यह है कि आमतौर पर सभी एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट हैं और सेंटर और स्कूल के दायरों से परे इनकी दोस्ती अटूट सी थी। अक्सर शाम को बैकपैक टांग इस सभा के 2 सदस्य मुनिरका से वापस आते मिलते हैं। जिस दिन बैकपैक दिखता है उस दिन रात शबनमी होना तय है। बीच वाली ही बेंच पर कुछ ऐसे लोग भी बैठते हैं जिन्होंने विचारधारा की लड़ाई से बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है, कुछ जो विचारधारा से दूर ही रहना चाहते थे और कुछ जिनको जल्दी खाना खत्म कर अपनी प्रेमिका के साथ रिंग रोड पर चक्कर लगाने जाना होता है। मेस हॉस्टल के 2 विंग के बीचों बीच एक बड़े सा हॉल में था। हॉल से लगा कुकिंग एरिया। यहाँ पर हॉस्टल पर का अपना मेस है और हर मेस की कुछ कुछ स्पेशलिटी है। कहीं की चिकन बिरयानी लाजवाब है तो कहीं की मटन करी। मेस का समय नियत था और खाने का मेन्यू हर महीने मौसमी सब्जियों की उपलब्धता के आधार पर बनाया जाता था। गुलाब जामुन, चिकन से लेकर लौकी दाल, चना, बिरयानी से लेकर इडली तक, मतलब खाने से कोई कोताही नहीं। भरपूर स्वाद और भरपूर खाना, और तो और बीमार लोगों के लिए उबले खाने की भी व्यवस्था है। मेस मैनेजर के पास काउंटर पर एक साइड में रखे रजिस्टर में हर नए हॉस्टल का नाम नोट हो जाता है। अपने नाम वाले पन्ने पर दस्तखत कर थाली उठाकर बढ़ते जाना है। एक कलछुल से मेस कोर्स की सब्जी, चिकन, अंडा करी और मिठाई, खीर मिल जाने के बाद सभी कुकिंग एरिया में रोटी लेने चले जा रहे थे।
अंदर जाकर शेखर ने देखा कि एक बड़े से तवे पर खूब लंबे चिमटे से रोटियां सेकी जा रही थी। गरम गरम रोटियां, कुछ अध जली, कुछ अच्छी, कुछ जली। रोटी सेकने वाला आदमी सेकी रोटियां चिमटे में उठाकर सीधे कैसरोल में डाल रहा था। लाइन में लगे सभी लोग बारी बारी अपना रोटियां लेकर निकलते जा रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो 2-3 ढंग से फूली और पकी रोटियां चुनने के लिए 5-10 मिनट तक खड़े रह रहे थे। ऐसे भी लोग थे जो जली अधपकी रोटी लेकर तेजी से निकल रहे थे। शेखर भी 2 रोटियां लेकर एक साइड के बेंच में खाली जगह देखकर बैठ गया। पहले दिन बगल वाले से दाल और चावल पास करने के अलावा बाकी कोई बात नहीं की शेखर ने। लंच के टाइम में लोग खाते भी कम और बोलते भी कम, जबकि डिनर के टाइम उल्टा। जल्दी जल्दी खाना निपटाकर शेखर कमरे में वापस आ गया। वापस आकर पंखा चलाया और रूममेट के बेड पर ही फैल गया। थकान थी या जाने क्या, जब आँख खुली तो शाम के 5 बज गए थे और काफ़ी सारे सामान लाने बाकी भी थे अभी। तुरंत कपड़े बदल शेखर लगभग दौड़ते हुए बस स्टॉप की तरफ भागा, जहाँ से 615 मिलती थी। थोड़ी ही देर में बस आ गई। बस में खड़े होकर लगभग आधे घंटे का समय काटने के बाद शेखर मुनिरका पहुँच गया। मुनिरका एक छोटा सा गांव, लेकिन दिल्ली का गांव है तो अलग तो होगा ही। आधे नौकरी करने वाले, आधे तैयारी करने वाले और ढेरों दुकान वालों का एक तंग इलाका। लगभग सबने अपने घर किराया पर लगा दिए थे और खुद नीचे दुकान खोलकर बैठ गए हैं। थोड़ी ही देर में लोगों से पूछते पूछते शेखर एक गद्दे वालों की दुकान पर पहुंच गया और एक गद्दा और तकिया खरीदने के बाद ये सब वापस कैसे ले जाना है के बारे में सोचने लगा। बस से भी ले जाया जा सकता है, पर भीड़ बहुत रहती है बस में। ऑटो थोड़ा महंगा पड़ता है। थोड़ा मतलब बस के किराए से लगभग 5 गुना अधिक। ऑटो लेकर वापस हॉस्टल आते आते शाम के 7 बज चुके थे। वापस रूम पर आकर देखा तो रूम पार्टनर पहले से आ चुका था। शेखर को देख के खुश हुआ या नहीं, कुछ नहीं पता। अपनी ही दुनिया में खोया ऐसा लगा। शेखर ने हाथ मिलाकर लगभग औपचारिक शुरुआत की। मैं शेखर, आज ही आया CSS में MA में एडमिशन लिया है। योगेश, लाइफ साइंस में MSc फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। बातचीत शुरू करने के लिए शेखर ने ऐसे ही पूछ डाला, कुछ सामान लेना है डेली यूज़ का? कहाँ मिलेगा? कैसी चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। तुमको नहीं चलना क्या? कुछ खरीदना हो तो चलो। कुछ काम तो नहीं है, पर चलो घूम के आता हूँ। दोनों साथ में केसी के लिए निकल पड़े। आगे आगे चल रहे एक स्टूडेंट ने गाड़ी का हॉर्न बजाने पर पीछे मुड़कर दोनों को देखा और फिर अपनी ही जगह रुक गया। शेखर और योगेश जब तक इस नए स्टूडेंट के पास पहुँचते तब तक उसने योगेश का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। शेखर ने गौर से देखा तो एक छोटे कद का शख्स, जिसने बालों का ढंग से तेल में डुबोकर क्रीने से पीछे सवार रखा था। कैसी जा रहे हो क्या योगेश? हाँ सर, आप भी उधर ही जा रहे हो? ये मेरा रूममेट है शेखर, योगेश ने कहा। हाँ हेलो, मयंक नाम है मेरा, हिंदी सेंटर में हूँ, 3rd सेमेस्टर। जी सर, शेखर नाम है मेरा, समाजशास्त्र में एडमिशन लिया हूँ। बढ़िया, सेटल हो गए? हो रहे हैं सर, थोड़े दिन में हो जाएंगे ठीक से। केसी का फुल फॉर्म कमल कॉम्प्लेक्स है। ये शेखर को बहुत बाद में पता चला। लगभग 15 मिनट चलने के बाद शेखर एक पुराने बुझे बुझे से मार्केट कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ा था। इस कॉम्प्लेक्स में कुछ किराने की दुकानें, फोटोकॉपी की दुकान, कुछ बुक शॉप, एक चाय की दुकान, एक रेस्तरां, लगभग सब कुछ जिसकी ज़रूरत एक स्टूडेंट को पड़ सकती है। थोड़ी देर कुछ दुकानों में घूमने के बाद कुछ सामान लिए और फिर एक बुक शॉप की तरफ अपने पार्टनर को जाते देख शेखर भी उधर ही बढ़ चला। ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, ये दुकान अपने आप में किताबों का छोटा मोटा संसार लगी। सिविल सर्विसेज, कॉर्निकल और प्रतियोगिता दर्पण से लेकर कार्ल मार्क्स और नामवर सिंह तक, मानो लकड़ी के खांचों में सारी दिमागी दुनिया बांट रखी हो। देखने वाले ज़्यादा, खरीदने वाले कम। केसी से निकलकर रूममेट ने कहा कि चलो गंगा ढाबा होकर आते हैं।
और फिर 2 मिनट का रास्ता तय करके दोनों गंगा ढाबा पहुंच गए। गंगा ढाबा मतलब जेएनयू को पीढ़ी दर पीढ़ी एक कॉमन पहचान से बांधता धागा। हर जेएनयू वाले के जेएनयू के हिस्से वाली ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, गंगा ढाबा ज़रूर रहेगा। एक छोटा सा गंगा ढाबा जहाँ देखने लायक कुछ नहीं, हेल्थ सेंटर के पास कुछ बबूल के कटीले पेड़ों की छाया में यह छोटा सा ढाबा हर शाम अनगिनत कप चाय बेचता है। महीनों में एक दिन की इस ढाबे की बंदी में मानो जेएनयू मायूस दिखने लगता है। गंगा ढाबा खुला है तो जेएनयू नॉर्मल चल रहा है। मेस की छुट्टी के दिनों में यही ढाबा सस्ते में डिनर कराने वालों की भूख मिटाता है और रोज़ाना लगभग जेएनयू की आखिरी ट्रिप मार रहे हर ऑटो वालों का तो डिनर यही पक्का रहता है। डिनर में कुछ खास नहीं, छोटे मोटे आलू के पराठे और अंडे पराठे, छोटे छोले वाली सब्जी, अलग कुछ ट्राई करना हुआ तो आमलेट, बन ऑमलेट और ऐसी कुछ चीज़ें। बगल में एक और ढाबा है राम सिंह का। माँ कसम, देसी अंदाज में दमदार चिकन और सेक्सी मटन का कोई जोड़ नहीं। खाटी देहाती अंदाज और नशीली आंखें वाले राम सिंह के ढाबे पर खड़े होते ही आप पागल कुत्ते जैसे टूट के नॉनवेज खाने के लिए मेंटली तैयार हो चुके होते हैं। और एक छोटी सी गुमटी भूलने की गुस्ताखी कौन कर सकता है? बिट्टू भैया की गुमटी। बड़े बड़े बिग बाजार वॉलमार्ट फेल हैं इस गुमटी के सामने। लगभग 30 वर्ग फीट की छोटी सी जगह में वो हर चीज़ मिल जाती है जो एक विस्क लड़के या लड़की को चाहिए होती है। ऐसी भी चीज़ें जो थोड़ा आँख बचाते हिचकाते दुकान से भीड़ हटाने का इंतज़ार करते हुए आप ख़रीदना चाहते हैं, और मोबाइल रिचार्ज जैसी बेसिक चीज़, डिओ, लाइटर, टूथपेस्ट, सब कुछ। आप नाम लीजिए और बिट्टू भैया जाने कहाँ से जादू करके निकाल कर आपके सामने रख देंगे। हाँ, बैन के ज़माने में सिगरेट की उम्मीद करना आपकी ही ओवर एक्सपेक्टेशन है। गंगा ढाबा हो या राम सिंह का ढाबा या फिर बिट्टू की दुकान, खुलने का टाइम सबका शाम 4 बजे ही है। बंद होने से सुबह के 3 बज जाना एक साधारण सी बात है, और उतने ही बजे तक चाय के दौर चलते रहते हैं। ढाबा एक अटल सत्य है। चाय पीने वाले हर साल कुछ नए बढ़ जाते हैं और कुछ छूट जाते हैं। दोनों रूममेट चाय लेकर पीते वापस हॉस्टल की तरफ चल पड़े। वापस जाते समय सड़क पर भीड़ बढ़ गई थी। शेखर इस नई दुनिया को मंत्रमुग्ध सा देखता रहा। रास्ते में रखे प्लास्टिक के डस्टबिन से किसी एक के हवाले चाय का कप करते करते हॉस्टल पास आ गया। 8:30 बजने आए थे और दोनों तेज कदमों से कमरे तक पहुंचे। सारा सामान ऐसे ही बेड पर फेंक दोनों वापस मेस में आ गए। ढेरों अनजान चेहरे, लगभग सारे एक दूसरे से बातचीत में मशगूल। कुछ ऐसे भी थे जो चुपचाप खाना खाए जा रहे थे। शायद वे भी शेखर की तरफ नए थे। जेएनयू में खाना खाकर पास के वॉशरूम में सभी बारी बारी से हाथ धोते और फिर वापस मेस में आ मुट्ठी भर शुगर कोटेड सौंफ लेकर आधी जनता रूम की तरफ तो आधी हॉस्टल के बाहर ढाबे पर चली जाती। रूममेट का साथ छोड़ शेखर भी बाहर ढाबे पर आ गया। ढाबे पर भी उतनी ही भीड़। कुछ लोग खाना खाते तो कुछ चाय पीते। चाय जेएनयू वालों की संजीवनी है। कुछ करना है तो चाय पीनी है, और कुछ नहीं करना है तो भी चाय पीनी है। चाय सोशलाइजेशन का एक ज़रिया है, बड़े लोगों और एलीट क्लास का नहीं, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो है ही। जब आपके पास समय ज़्यादा हो तो चाय से सस्ता कोई और विकल्प नहीं, जिसके सहारे 8-10 लोग बैठकर लगातार घंटों तक बकैती कर सकते। लगभग आधे घंटे ढाबे पर 10 रुपए की चाय के सहारे काट कर शेखर थके हार वापस कमरे पर आ गया। उसने नए गद्दे को तख्त पे बिछा माँ की दी नई बेडशीट बिछाई और लेट गया। जाने कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। क्लास शुरू होने के साथ हॉस्टल उतना मज़ेदार नहीं लगता। सुबह नाश्ता करके शेखर जो एक बार हॉस्टल छोड़ता तो देर शाम को ही दोबारा नज़र आता था। रूममेट को रात में लैब अटेंड करना रहता था, तो कई बार दोनों की मुलाकात सिर्फ शनिवार और रविवार को ही होती रही थी। क्लास के लगभग 70 स्टूडेंट के ग्रुप में भारत के सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व था। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग चिंतन, अलग अलग रहन सहन का तरीका, एक विविधता जेएनयू में
स्वयं एक बड़ा शिक्षक है। नियमित क्लास चलने का यह फायदा था कि सभी भारी व्यस्त थे। धीरे धीरे क्लास में छोटे छोटे ग्रुप बन गए और फिर यही ग्रुप अपने आप में नोट्स, रीडिंग, किताबें वगैरह शेयर कर रहे थे। शेखर की दोस्ती प्रदीप और सपना से शुरुआती दिनों में ही हो चुकी थी। इसके अलावा स्निग्धा और राजशेखरन से भी दोस्ती हुई। स्निग्धा मुखर्जी नगर 2 साल रहने के बाद जेएनयू प्रवेश परीक्षा पास कर पाई थी। देखने में ऐसी नहीं जिसे बहुत सुंदर कहा जा सके, लेकिन ऐसी भी नहीं कि इग्नोर किया जा सके। मध्यम कद, आधुनिक फिटनेस के मापदंडों को थोड़े मार्जिन से झुटलाती हुई स्निग्धा जेएनयू को मात्र एक माध्यम मानती थी। उसके लिए जेएनयू का महत्व उसकी सस्ती फीस और घटिया हॉस्टल के कारण था। उसका यह भी मानना था कि जेएनयू की इज्जत में 4 चांद उसके हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी करके और उसमें अच्छे रैंक लाकर ही बढ़ाई जा सकती है। और अपने इस विश्वास के कारण वह जेएनयू में पहले ही यूपीएससी की तैयारी के ध्येय के साथ लग गई थी। राजशेखरन केरल से आया था और अपनी विचारधारा में जितना कट्टर था, अपने व्यवहार में उतना ही लचीला। सिर के बाल समय के पहले ही उसका साथ छोड़ रहे थे और वह इस ओर से बेफिक्र था। थोड़ा पक्के पानी का रंग था उसका और शरीर में चर्बी बिल्कुल नहीं। दिन रात पगला बेताल जैसा पूरा कैंपस घूमता रहता था। उसका मानना था कि किसी नई जगह जाने के साथ ही जब तक उस जगह का चप्पा चप्पा छान न लो तब तक वो जगह आपको अपनाती नहीं है। और जेएनयू में लंबे समय के लिए रहने आया था। इस 4-5 दोस्तों का गैंग लगभग हर जगह साथ दिखने लगा। क्लास के बाद रीडिंग ले जाना और फिर शाम को गंगा ढाबा या किसी और फिर डिनर के बाद रिंग रोड के चक्कर लगाने का एक सिलसिला बन गया था। ऐसे ही एक शाम प्रदीप और शेखर चाय का कप साबरमती ढाबा से लेकर रिंग रोड के लिए निकले। हल्का अंधेरा हो रहा था और स्ट्रीट लाइट जला दी गई थी। कल क्लास जाओगे ना? प्रदीप ने पूछा। हाँ, तुम भी नहीं आओगे क्या? नहीं यार, कल जाना है इंडिया हैबिटेट सेंटर, पार्टी का वर्कशॉप है, फिर शाम तक वापस आऊँगा। अच्छा, बढ़िया। क्या टॉपिक है? वो संगठन का आंतरिक एजेंडा है। ओके, बढ़िया, मैं रीडिंग कलेक्ट कर लूँगा शाम को। थैंक्स यार। तुम पॉलिटिकल एक्टिविज्म में ही आगे जाना चाहते हो क्या? इसका क्या जवाब? मुझे अपने विचारों, विशेषकर राजनीतिक विचारों को व्यक्त करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन एक्टिविज्म और विचार व्यक्त करने में काफ़ी अंतर है। तुम आजकल काफ़ी एक्टिव हो गए हो। अभी तो इलेक्शन होंगे अब जल्द ही, और जेएनयू आकर भी ये नहीं किया तो क्या मतलब? कुछ देर तक दोनों चुप रहे। खैर छोड़ो, घर नहीं जा रहे? प्रदीप ने पूछा। नहीं यार, अभी टाइम है, क्लास वगैरह चल रहा है तो बीच में कैसे जा सकते हैं, शेखर ने स्पष्ट किया। अबे ऐसा नहीं है, क्लास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्ट सब्जेक्ट में तो रीडिंग खुद से कर सकते हो। गणित तो है नहीं कि बैठकर कोई समझाए तब समझ में आएगा। हाँ, पर सुनने को तो मिलता है ना, प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, शेखर ने तर्क दिया। हाँ, तो पब्लिक मीटिंग में सुन लो उनको, हर हफ्ते किसी मेस में मिल जाते हैं, प्रदीप ने जवाब दिया। पर वो क्लास में रिलेटेड थोड़ी होता है, शेखर ने कहा। अरे क्लास और बगैर क्लास क्या होता है? मेटा नैरेटिव को पकड़ने की कोशिश करो। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी सब एक ही है, प्रदीप ने कहा। यार देखो, हमें इतना समझ नहीं आता। हम तो गाइड बुक पढ़कर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास किए। हमारे लिए क्लास ज़रूरी है, शेखर ने अपना सच सुनाया। नहीं, तुम आना शुरू करो, हम लोगों के इंटरनल मीटिंग में काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे, प्रदीप ने शेखर को समझाया। पता नहीं, मुझे तुम्हारी पार्टी का बहुत सारी चीज़ों का स्टैंड सही नहीं लगता, शेखर ने बात आगे बढ़ाते कहा। जैसे समाजवाद का आदर्श समाज, जबकि तुमको भी पता है कि इस तरह का समाज कहीं भी नहीं बना, शेखर ने कहा। अच्छा, और? प्रदीप तर्क करना चाह रहा था। और बहुत कुछ, पहले इसका जवाब दो। शेखर तर्क के मूड में कतई नहीं था। देखो, हर चीज़ का आदर्श है और आदर्श के लिए हर पार्टी काम करती है। हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं इस आदर्श के लिए, प्रदीप ने राजनीतिक विचारधारा को स्पष्ट करते हुए कहा।
आदर्श है मतलब प्रैक्टिकलिटी संभव नहीं है, ये कहना चाहते हो? शेखर हथियार डालने को एक कदम तैयार नहीं था। नहीं, आदर्श मतलब हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि समाज उसी आदर्श जैसा हो, प्रदीप ने कहा। लेकिन कहीं तो कोई उदाहरण तो हो जहाँ वैसा आदर्श समाज बनाया हो, शेखर ने कहा। जहाँ भी हमारी सरकार है पूरे विश्व में, वहाँ ऐसा ही आदर्श स्थापित करने की कोशिश है, प्रदीप ने कहा। कोशिश है मतलब प्रैक्टिकलिटी संभव नहीं है, शेखर ने प्रदीप को चिढ़ाते हुए कहा। देखो, बेसिक समझ नहीं है तुमको, इसलिए ऐसा कह रहे हो। तुम आया करो डिनर के बाद झेलम 120 में, वहाँ हम लोगों का डिस्कशन होता है। एक बार समझो सारी चीज़ें, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। देखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो आ जाऊँगा। अब वापस चलें? रिंग रोड के 3-4 चक्कर लगाते थक चुके शेखर ने कहा। हाँ बे, अब वापस चलते हैं, एक कदम थक गए हैं, सपना के पास भी जाना है अभी। कितनी बार मिलते हो बे, ऐसा क्या है? अबे प्रेम है, जितनी भी बार मिलो कम है। क्या बात करते हो, ऐसे ही राजनीतिक बकैती? ए बकैती तुमको लग रहा है। सॉरी, मतलब क्या डिस्कस करते हो? ये समझ में नहीं आता दोस्त, 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, शेखर ने हंसते हुए कहा। हा हा हाँ, चलो कल मिलते हैं शाम को, चल बाय। रिंग रोड एकेडमिक बिल्डिंग को घेरे एक बड़ा सा रोड का चक्कर, जिसे दिल्ली और दिल्ली जैसे बड़े शहरों वाले आसानी से अप्रिशिएट कर सकते हैं। अधिकतर हिस्से में सड़क के दोनों तरफ पेड़ों के कैनोपी से घिरा रिंग रोड रात में कई काम आता है। हाथ में हाथ डाले नए जोड़ों के घूमने के काम, पुराने जोड़ों के ब्रेकअप को बचाने के काम, मोटरसाइकिल पर दरिया दिल्ली दिखाने, जॉगिंग करने, साइकिलिंग करने, गाड़ी चलाना सीखने और सिखाने, और ऐसे ही ना जाने कितने अनगिनत काम। गंगा ढाबा सोशल हैंग आउट स्पॉट है और रिंग रोड पर्सनल, दोनों ही अपनी इस जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। गंगा ढाबे पर जहां हर आदमी आपसे गर्मजोशी से हाथ मिलाएगा, तो रिंग रोड पर अगर आप किसी नई महिला मित्र को घुमाने ले गए तो शायद आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपको देखकर पहचानने से मना कर दे। ताजुब सिर्फ आपको होगा। रिंग रोड और गंगा ढाबा तो अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रिंग रोड पर ही थोड़ा हट के PSR मिलता है, जिसे JNU के एकाध महीना बिताने के बाद आप पार्थसारथी रॉक के नाम से जानने लगते हैं। अरावली पहाड़ के कुछ सदियों पुराने पत्थर यहाँ ऐसे ही पड़े सदियाँ निहार रहे हैं। जब खामोशी से देखते और समझते, हाँ एक भाव ये लिए कि चलो बेटा तुमको भी देखते हैं, या कितने बड़े तीरंदाज हो जरा हम भी देखें। हर नई पौध को देखते समझते जाते कितने बूढ़े हो चले होंगे ये वेंटेज पॉइंट्स, किसे पता। इनका क्या सोचना है क्रांति के बारे में, प्रेम के बारे में, UPSC के बारे में, राजनीति के बारे में, जीवन की सफलता के बारे में। अच्छा खासा तजुर्बा होगा JNU की साल दर साल बदलती सभ्यता की गवाह इन बिल्डिंग, सड़कों और ढाबों का। हॉस्टल के शुरुआती दिनों में शेखर ने कुछ लोगों से दोस्ती की। इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों में से थे। JNU में अकेले समय काटना मुश्किल होता है, बोरियत का सवाल नहीं है। क्लास और लाइब्रेरी के बाद वापस आने पर हॉस्टल में दोस्तों और जान पहचान वालों का एक अच्छा बैकअप बहुत ज़रूरी है। आप फ्रस्ट्रेशन में ना दिखे और आपका समय अच्छा कटे, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा खासा ग्रुप हो। पहचान भी रहती है, व्यस्त भी दिखते हैं और आप सोशल भी माने जाते हैं। नहीं तो आपको शुरू में ही UPSC तैयारी वाले कैटेगरी या फिर फोएसला कैटेगरी में डाल दिया जाता है। फोएसला यानी फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर एसोसिएशन, एक ऐसा काल्पनिक संगठन जो आपके नाम के साथ जबरन चिपका दिया जाता है। हॉस्टल के परिचितों में से शेखर की शुरुआती दोस्ती समर्थ, दिग्विजय और संजय से हुई।
इनमें समर्थ और दिग्विजय दोनों सीनियर थे और सीनियर मतलब पीएचडी के स्टूडेंट। समर्थ लाइफ साइंस और दिग्विजय संस्कृत का छात्र था, वहीं संजय एमए इंटरनेशनल रिलेशनशिप का छात्र था। इन सभी के अपने अलग अलग ग्रुप थे और साथ शॉपिंग करने लायक नहीं तो चाय पीने लायक दोस्ती तो हो ही गई थी इन सभी से। हर शनिवार रविवार ऐसे ही दोस्तों के साथ पूरा दिन ढाबे पर गुजार देना आसान सा काम है जेएनयू में। शेखर को एक ढाबे पर बैठने की आदत लगी तो बढ़ती ही गई। जाड़ों से पहले की गुलाबी ठंड में शेखर सुबह सुबह एक गोल मेज पकड़ कर बैठ जाता और चढ़ती धूप के साथ बार बार जगह बदलते रहता। बीच बीच में कोई एक उठ कर जाता और कोई दूसरा आकर बैठ जाता। इस बैठकी का रिजल्ट ये रहा कि धीरे धीरे साथ चाय पीने पिलाने लायक दोस्तों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसे ही गोल मेजों पर बैठने नए प्रेमी युगल सुबह की चाय से लगाया दोपहर का लंच भी निपटा डालते थे। ढाबे शुद्ध अर्थों में मल्टीपर्पज़ हैंगआउट स्पॉट जैसे हैं। यहाँ चाय पीने पिलाने, राजनीतिक बहस, विपरीत लिंग या स्वलिंगों मनुष्यों को ताड़ने